चलिए, स्वागत है सभी का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पे आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस देखने को मिल जाएगा। और वो जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म है वो है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी का। तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी को अभी सूचना मिल गई होगी कि बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बिल्कुल उसी बेस पर हम सीडीपी की तैयारी करने वाले बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सीडीपी और मैथ्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। 20 नंबर आपके यहाँ से डायरेक्ट आने वाले हैं। और आप लोगों ने देखा भी है कि कैसे टाइप के आपके सीजीटेट के लेवल को पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ आकर के जुड़ जाएंगे। और सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। चलिए एक बार बता भी देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, ठीक। फिर बिल्कुल हम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कैसे टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे पूछे गए थे, इस क्वेश्चंस को पूरा एनालिसिस करके मैंने कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं जिसको हम आज क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। प्लस जहाँ पे लगता है कि हमको एक्सप्लेन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहाँ पे हम बिल्कुल क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, वर्ग 1 में भी बिल्कुल आप लोगों को सीडीपी देखने को मिलेगा, तो उसको भी मैं बिल्कुल लेकर के आऊंगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग बिल्कुल पढ़ करके इसको बनाने की कोशिश करिएगा कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए बताइए। तो हम देखते हैं जब हम बालकों का क्या करवाते हैं, विकास करवाते हैं, ठीक है। तो हम मुख्य रूप से 4 आयामों को लेकर के करवाते हैं, ठीक है। जिसमें आप सबसे पहले उनका तो क्या करवाते हो, जब एक बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले उनके आप शारीरिक विकास करवाते हो, ठीक है। शारीरिक विकास करवाने के साथ साथ आप उनका और कौन सा विकास करवाओगे, तो दूसरा होगा कौन सा, संज्ञानात्मक विकास। इसी को आपको और क्या बोल देना है, मानसिक विकास भी बोलना है, क्योंकि मानसिक विकास और आपके संज्ञानात्मक विकास दोनों क्या है, सेम ही है। चाहे आपको संज्ञानात्मक विकास बोले चाहे मानसिक विकास बोले, दोनों सेम है। मानसिक विकास मतलब क्या, जिसमें आप समझते हो, याद करते हो, यही तो होता है ना। और सेम संज्ञानात्मक विकास भी होता है, तार्किक चिंतन करना, समझना, चीजों को याद करके रखना। पूछा भी गया था अभी एग्जाम में, आप लोगों ने देखा भी होगा क्वेश्चन। और बार बार मैं जब भी करवाती थी आप लोगों को बताती थी संज्ञान मीन्स क्या होता है। जब हम किसी भी चीज को समझते हैं, तर्क करते हैं, याद करते हैं, तो वही क्या होती है, हमारी संज्ञानात्मक क्षमता होती है। और इसी को मानसिक क्षमता भी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सामाजिक कौशल, जिसमें बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि उनके जो आसपास में जो क्या है, लोग हैं, ठीक है। चाहे उनके मम्मी पापा हो, दादी दादा हो, पड़ोसी हो, स्कूल में चला गया तो वहाँ पे दोस्त है, टीचर्स है, सभी के साथ हमको कैसे अंतःक्रिया करना है, क्योंकि अंतःक्रिया किए बिना हमारा जो मानव जीवन है वो चल ही नहीं सकता। तो बिल्कुल एक हम सामाजिक कौशल भी उनका करवाते हैं। और एक कौन सा हो जाएगा, संवेगात्मक कौशल। ये इसी को और क्या बोला जाता है, भावनात्मक कौशल बोला जाता है, ठीक है। इसी को आप लोगों को और क्या लेना है, भावनात्मक कौशल। ये जो मुख्य 4 है, ठीक है, जो 4 आपके क्या है, स्किल्स है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम बच्चों को सिखाते हैं, ना कि हम अमूर्त चिंतन करना। ये कब हम बच्चों को सिखाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो सोचने समझने की उनमें क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। जब वो किशोरावस्था में चले जाएंगे तब बच्चा जो है वो ऑटोमेटिक क्या करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन करने। लेकिन उनका जो बेसिक रहेगा, ये चारों कौशल से हमको होकर के क्या करना रहेगा, उनका विकास करवाना रहेगा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि बच्चों का कौन कौन सा हमको विकास कराना है। तो एक तो कौन सा विकास हो जाएगा, उनका शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और कौन सा विकास, संवेगात्मक विकास। किसमें दिखाई दे रहा है ये चारों, सी में दिखाई दे रहा है, तीसरा में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा। बाइलिंगुअल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहां पे भी यही समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आप लोग इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के लेकर के आया, आप लोगों को पता है वर्ग 3 में 2 बार इस क्वेश्चंस को आप लोग देखने को मिलेगा। नहीं, सही तो लिए हैं, दोनों में गलत लिए हैं, एक में गलत लिए हैं। अच्छा चलो देखते हैं फिर, ठीक है। तो दिखाना मुझे कहाँ पे गलत लिए, मैं तो देखी हूँ शायद सही है जी, सही लिए दोनों का आंसर। शायद आप गलत चेक किए होंगे, सेट वेट सही था ना, सही था। चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मैस्लो है कौन, तो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिए थे, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मैस्लो के बारे में कि इन्होंने क्या दिए थे भाई, तो इन्होंने आवश्यकता का, ठीक है, किनका, आवश्यकता का। अब किन की आवश्यकता होगी, तो हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। बाल विकास में कौन, सिर्फ बालक क्या, तो बालक को हमको किशोरावस्था में भी तो लाना है, बड़ा भी तो करना है। तो वो क्या है, एक मानव है कि नहीं है। तो एक बालक
कैसे कैसे चीजों से होकर के गुजरता है, मतलब इसमें एक मानवीय जो गुण होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमको क्या बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, उन्हीं गुणों के बारे में चर्चा की गई है कि हम मतलब जानवरों से कैसे अलग होते हैं। आप लोग जानते हो ना कि हम में और जानवरों में कैसे मतलब अलग अलग क्या पाई जाती है, गुण पाई जाती है उनकी। एक तो हमारी मस्तिष्क की क्या रहती है, विकास अच्छे से रहती है ना, कि हम चीजों को सोचना समझना ये सारी मतलब क्वालिटी सब में पाई जाएगी, लेकिन उनमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, क्योंकि उनके मस्तिष्क का विकास अलग ही रहता है हमसे, ठीक है। एक क्या होता है, उनको सिर्फ खाने पीने की चीजों से भी क्या है मतलब है, उनको अपना पेट भरना है, ठीक है, उनको सुरक्षा से भी कोई मतलब नहीं है, आत्मसिद्धि नहीं पाना है, किसी भी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन उनको मतलब क्या है, सिर्फ खाने पीने की चीजें से। लेकिन हम एक मानव ऐसा होता है, हम एक लालची होते हैं ना, कि हमारी अगर कोई आवश्यकता जिनको हमको चाहिए रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा होता है ना कि हे भगवान मेरी नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो, और नौकरी लग भी गया, उसके बाद वो क्या बोलता है, प्लीज भगवान मुझे अच्छे से एक छोकरी दिला दो, छोकरी दिला दो। तो यहाँ पे क्या होती है, उसकी आवश्यकता कभी भी पूरी होती ही नहीं है। छोकरी भी मिल गया, उसके बाद उसको आत्मसिद्धि चाहना होता है कि मुझे 4 लोग अच्छे से जाने करके। तो यही जो है वो मानवता का पदानुक्रम सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो मैस्लो ने। 2 बार इसको क्वेश्चन पूछा गया था और ये हर साल आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। इसी को और क्या बोला जाता है, तो इसी को मानवतावादी सिद्धांत भी बोला जाता है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसी को मानवतावादी सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, यहां से इतना याद रखना है। इसके बाद ये आया कहां से था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इनके समर्थक थे 2 मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको लेना है मैस्लो जी को, ठीक, और दूसरा कौन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यहाँ पे दूसरे को कार्ल रोजर्स। ये दोनों के दोनों इनके कौन थे, समर्थक थे। जैसे आप लोग पढ़ते हो किनके बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, तो मनोविज्ञान में अलग अलग आता है ना, संरचनावादी बहुत लोग होते हैं, जैसे निर्माणवादी बहुत लोग होते हैं। वैसे ही मानवतावादी किनको किनको माना जाता है, एक कौन हो जाएंगे, मैस्लो हो जाएंगे, और एक कौन हो जाएंगे, कार्ल रोजर्स। ये दोनों ने इनका क्या किया था, समर्थन किया था कि सच में एक मनुष्य जो है, इनका कुछ ना कुछ क्या होती है, आवश्यकता होती है, और इन्हीं आवश्यकता को उन्होंने किन में बताया, तो क्रम में बताया। इनकी एक बुक आई थी, किनकी, मैस्लो की। जैसे हम देखते हैं ना कि हम चेतना का विज्ञान बोलने वाले विलियम वुंड भी होते हैं, और विलियम कौन होते हैं, जेम्स भी होते हैं, लेकिन हम मानते कि क्यों है, सबसे ज्यादा विलियम वुंड को ही मानते हैं, उन लोग सब उनके समर्थक हैं। तो सेम वैसे ही मैस्लो भी कौन थे, मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक करता थे, लेकिन कार्ल रोजर्स इनके कौन थे, समर्थन करता था। इनकी एक बुक आई थी, कौन सी, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन एंड कौन सा, याद रखना है आपको, मोटिवेशन एंड कौन सा, पर्सनालिटी करके, ठीक है, ठीक। तो इसी में उन्होंने किनके बारे में बताया था, मानव की आवश्यकता के बारे में, ठीक है। कौन से बुक में, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, इनकी कौन थी, मैस्लो की बुक थी, जिनमें इन्होंने किनके बारे में बताए थे, एक मानव की आवश्यकता के बारे में, कि एक मानव की आवश्यकता कैसे कैसे होती है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब चलिए इसी को हम क्या देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ से इतना समझ जाओगे ना आप लोग, इसी को मानवतावादी भी बोला जाता है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी बोला जाता है। ये एक पिरामिड के रूप में होता है, कैसे होता है, पिरामिड के रूप में बनता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक पिरामिड देखने को मिलेगा, जिसमें जो इसको क्या बोलते हैं, सबसे ये 2 स्तरों में बटा होता है, ठीक है। एक होता है आपका निम्न स्तर, और एक क्या हो जाएगा आपका उच्च स्तर, ठीक है, 2 स्तरों में बटा होता है। कभी कभी आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मानव को एक सुरक्षा की आवश्यकता है या भोजन की आवश्यकता है, तो कौन से स्तर उसका हो सकता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो एक हो जाएगा आपका निम्न स्तर, और एक कौन सा हो जाएगा, उच्च स्तर, ठीक है। तो इसमें मैस्लो ने क्या किया था, कुछ पिरामिड के आधार पर जो हमारी आवश्यकता है, जो एक मानव की आवश्यकता है, उनको क्या किया था, उन्होंने दर्शाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी कि एक मानव की आवश्यकता क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, अब ये बताओ उनको क्या कार की आवश्यकता होगी, क्या नहीं होगी, भाई जिनका पेट भूखा है वो तो यही बोलेगा का ना कि मुझे कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाए, भगवान मेरा पेट भर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है, खाने की होती है। अगर उनका पेट भूखा है,
उसके अलावा वो दूसरी चीजों के बारे में सोच ही नहीं सकता, ठीक है। अगर उनका पेट भूखा है तो दूसरी वस्तुओं के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में उनका माइंड काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो भूखा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी आवश्यकता क्या होती है कि इनकी शारीरिक आवश्यकता, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सी आवश्यकता होगी? सबसे पहले इनकी शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। अब ये शारीरिक आवश्यकता कौन कौन सी हो सकती है? एक तो भोजन की, ठीक है, क्योंकि उनको 2 वक्त का क्या चाहिए? अपने पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन भी है तो जानते हो हम एक मानव प्रजाति है और हमको एक किसकी, कपड़े की भी आवश्यकता होती है ना। जानवर तो ऐसे उनको ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जितना ज्यादा हमारे लिए भोजन आवश्यक होता है उतना ही ज्यादा हमारे लिए कपड़े भी आवश्यकता होती है ना भाई। तो यहाँ पे जो कपड़ा भी है, भोजन, पानी और कपड़ा, ये तीनों हमारी क्या होते हैं? मूलभूत आवश्यकता होते हैं, जो एक मनुष्य के पास होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, है ना भाई। होता है ना कि एक थोड़ा सा कपड़ा इधर फट भी जाता है तो देखते हैं ना, उनका इज्जत पे बात आ गई, ऐसे वाले बात होते हैं। तो हमारे पास पूरा प्रॉपर हमारी क्या होनी चाहिए? कपड़े भी होने चाहिए, 2 वक्त की भोजन और पानी भी होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है? एक मूल आवश्यकता होती है। इसी को क्या बोला गया? शारीरिक आवश्यकता, या इसी को आप बोल सकते हो मूल आवश्यकता। दूसरी क्या हो जाएगी? अब मुझे कपड़ा भी मिल गया, भोजन भी मिल गया, ठीक है। अब भाई मैं कमा रहा हूं, मतलब जो भी है, मुझे 2 वक्त का भोजन भी मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े भी है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, ठीक है, लालची हूं मैं, ठीक। मुझे एक से काम नहीं चलता, मेरे पास भोजन भी है, कपड़े भी है, तो मुझे क्या चाहिए? अब सुरक्षा चाहिए यार। मेरे पास प्रॉपर, मैं फुटपाथ पे सो रहा हूँ, कहीं भी किसी घर के नीचे सो जा रहा हूँ, चौराहे में सो जा रहा हूँ, तो मुझे अपनी एक सुरक्षा चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि कितना ज्यादा मतलब अभी भ्रष्ट समाज हो रहा है हमारा, ठीक है, कि कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। लड़की तो लड़की, लड़के भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो मैं अपनी सुरक्षा चाहूंगी ना भाई कि मेरे पास एक पर्याप्त घर हो, ठीक है, पानी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, इसके लिए मेरे पास क्या हो? एक घर हो। तो हमारी दूसरी आवश्यकता क्या होती है? मकान, ठीक है। क्या हो जाएगा? रहने के लिए मकान, या इसी को क्या बोल देते हैं? सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक। ये भी मुझे मिल गया अब तो, ठीक है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि पहले तो खाने के लिए भी नहीं था, भोजन पानी सब मिल गया, उसके बाद मुझे घर भी बन गया मेरे लिए, ठीक है। 1 मंजिला मैंने घर बना लिया, एकदम खुश। अब क्या वो 1 मंजिला आलीशान मैंने जो घर बनाया है, क्या मैं उसमें अकेली ही रहूंगी? क्या अकेले ही? आप भाई, आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे इमोशनल कुछ है ना, जैसे प्यार हो गया और कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो गया, तो किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो मम्मी पापा नहीं है तो और किसी की उसके अलावा जरूरत पड़ती है। तो मुझे तीसरा मेरा क्या आवश्यकता रहेगा? देखो, मेरा जो आवश्यकता है वो बढ़ते जा रहा है ना, वहां पे खत्म नहीं होगा। मैंने सबसे पहले मेरी आवश्यकता क्या थी कि मुझे भोजन मिल जाए करके, लेकिन भोजन और मकान मिलने के बाद मेरी आवश्यकता यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो मुझे अब क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। मेरे लिए एक क्या चाहिए? जीवन साथी चाहिए, जो मेरे साथ हमेशा निभा सके, ठीक है, और उस घर में मैं क्या कर सकूं? रह सकूं। तो ये हमारी कौन सी आवश्यकता हो जाती? तीसरी आवश्यकता। अब ये भी मुझे मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी? उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है? आत्मसम्मान पाने की। किसकी आवश्यकता होती है? आत्मसम्मान पाने की। मुझे अपने पत्नी से जो है वो प्रेम तो मिल गया, ठीक है, जीवन साथी है, ठीक है। अब मुझे घर से भी तो बाहर जाना है, और घर में से बाहर अगर मैं जाता हूं तो मुझे 4 लोग सम्मान की नजरों से देखे, तो उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे आत्मसम्मान पाना है, मुझे सबकी नजरों में क्या बनना है? अच्छा बनना है, कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करना है। तो ये यहाँ पे आती है आपकी उपलब्धि, ठीक है। उपलब्धि या तो फिर क्या हो जाएगा? आत्म सम्मान हो जाएगा, जहां पे आप क्या करते हो कि अपने घर से बाहर निकलकर जब अपने जीवन साथी, आपको सिर्फ अपने जीवन साथी की ही जरूरत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप कहीं ना कहीं लोगों के समक्ष आने की कोशिश करते हो, और आपको उपलब्धि पाना है, नाम कमाना है दुनिया में। क्या कमाना है? नाम कमाना है, ठीक है। और ये सारी जब चीज हो जाती, फिर भी आपकी यहाँ पे लालच नहीं रुकती है, और आप क्या करते हो कि मुझे लास्ट चीज जो मेरा क्या है, जैसे कोई किसी का सपना रहता है ना, जैसे कोई अच्छा सिंगर है या अच्छा कोई किसी में अच्छी क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को सामने लाना चाहता है। या तो फिर ऐसा होता है जैसे हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत में भी पढ़े हैं कि लास्ट स्टेज क्या बोलता है कि अगर समाज हमारे लिए नियम रूल कानून बना रहा है और वो हमारे मतलब हित में नहीं है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? तोड़ भी सकते हैं। तो ये लास्ट क्या होता है? आपके आत्मसिद्धि होती है। क्या होती है? आत्मसिद्धि होती है, जिसमें आप क्या पाते हो? आत्मसिद्धि पाने की कोशिश करते हो, या
आप ये सोचोगे या तो मतलब समाज में जितने भी नियम कानून है अगर वो मेरे विरोध में है तो मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ। उसके बाद आप जैसे ये सब काम करने के बाद अगर मर भी जाते हो तो आपको वहां पे आत्म सिद्धि पाने का मन करेगा, मतलब मुक्त हो जाऊं मैं कहीं जाके, ऐसे वाला रहेगा, मतलब मैं स्वर्ग में जाऊं, ये वाला। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसकी होती है? एक मानव की, मतलब हमारी मानवतावादी पदानुक्रम सिद्धांत है जिसको मैस्लो ने दिए थे। और आपको 2 बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब 2 बार देखने को मिला था तो बिल्कुल इसको और पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या याद रखना है, अपना जो भी चीजें हैं कि हम एक लालची है, ठीक है, और हमारी आवश्यकता कभी भी पूरी होती ही नहीं है, इसी कारण हम में एक मानवीय गुण है। और यही जो मानवीय गुण है वो क्या कहलाता है? हमारे मतलब मानवतावादी पदानुक्रम सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जहां से आपकी शारीरिक क्षमता, मतलब शारीरिक आवश्यकता से लेकर पूरा आत्म सिद्धि पाने तक का आपका क्या रहता है? ये क्रम रहता है। तो समझ में आया? ठीक है, हमारी बस आवश्यकता बढ़ती जाएगी। इसको ऐसे ही आप लोग बना सकते थे कि ये हमारी फर्स्ट, मतलब जो भी है नीड से है, ये हमारी सेकेंड नीड से है, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे करके। जो नहीं भी पढ़े है ना और थोड़ा सा उनके पास दिमाग रहता ना तो इसको इजिली तरीके से वो क्या कर सकता था? इसको डील कर सकता था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ा था कि नहीं? पढ़ के गए थे ना, और ये क्वेश्चंस मैंने लाया भी था। ठीक है, मुझे याद है, बहुत पुराना हो गया था। चलिए फिर देखते हैं इसमें से क्वेश्चन है उसको आप बनाने की कोशिश करिए। चलिए, मैस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए क्या होगा? ठीक, सेल्फली नीड्स, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड्स की अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता, आत्मबोध की, सम्मान की आवश्यकता, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारी एक शारीरिक आवश्यकता है और जैविक आवश्यकता है। किनके लिए? जीने के लिए। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। एल किस में दिया हुआ है? बिल्कुल पहला में ही दिया हुआ है, तो पहला ही हो जाएगा क्या? चलिए पूरा कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं इसको। उसके बाद फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? अब हमारे पास मतलब शारीरिक आवश्यकता पूरा हो गया तो हमको क्या चाहिए भाई? सुरक्षा चाहिए, तो ये दूसरा हो जाएगा। सुरक्षा भी मिल गया तो मुझे क्या करना है? शादी करना है, तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, प्रेम, अपनेपन, इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद चौथा कौन सा हो जाएगा? सम्मान की आवश्यकता होगी। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? आत्मबोध हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल LKMON यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए सेकेंड नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खाली स्थान वर्ष होगी। चलिए बताइए, 8, 14, 15, 12 बताएंगे। इस बार इंटेलिजेंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ अलग ही लेवल के उन लोग पूछे थे। हाँ ठीक है भाई। अच्छा, क्या हो गया मंजू जी? मैसेज का क्लास शो नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप लोग एक बार कॉल करिएगा, मैं आप लोगों को अभी नंबर बता दूंगी उसमें। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर कर रहे हो? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है IQ। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र तो सभी को पता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? MA अपॉन क्या हो जाएगा? CA इंटू क्या हो जाएगा? 100। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि MA अपॉन CA सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र देने वाले कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? ईस्टर्न हो जाएंगे। 1912 में कौन आए थे? ईस्टर्न आए थे, जिन्होंने आधा अधूरा सूत्र दे करके क्या कर दिए थे? इसको छोड़ दिए थे। उसके बाद 1916 में इसको पूरा कौन करेंगे भाई? तो टर्मन जी पूरा करेंगे। इसी कारण टर्मन को ही क्या बोला जाता है? बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कर्ता बोला जाता है। तो अगर आपको पूछे कि बुद्धि लब्धि सूत्र किन्होंने दिए थे तो बिल्कुल आपको टर्मन लेना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जाता है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि देने वाले कौन थे? सबसे पहले तो कौन आ जाएंगे? ईस्टर्न आ जाएंगे। अगर वहां पे टर्मन और ईस्टर्न दोनों दिए रहेंगे विलियम ईस्टर्न करके, तो आप लोगों को सबसे पहले अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो क्या लेना है? ईस्टर्न को लेना है। 1912 में ये ऐसे सूत्र दिए थे। तो यहाँ से कुछ बुद्धि लब्धि सूत्र निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। ठीक, टर्मन ने देखा अरे भाई इसका तो फॉर्मूला कैसा है? अधूरा है, तो इसको क्या करेगा? पूरा करेगा। MA अपॉन CA इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, जिसमें MA क्या हो जाएगा आपका? मेंटल एज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद CA क्या हो जाएगा आपका? क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा। और इसको हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए फिर बनाइए। सूत्र में मान बस रखना है आप लोगों को, क्योंकि 16 वर्षीय बच्चा है, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक तो हमको मेंटल एज चाहिए एक बच्चे का, एक तो हमको क्रोनोलॉजिकल एज चाहिए एक बच्चे का, और एक तो हमको क्या चाहिए? IQ खुद निकालना है हमको। तो यहाँ पे IQ
पहले से ही दिया हुआ है हमारे पास 75, तो ये 75 हो गया। ठीक है, सीए दिया है क्या, देखो तो 16 वर्ष ये बच्चा बोला गया है, तो बिल्कुल सीए क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज उनका क्या हो जाएगा, ये वास्तविक आयु को ही बोला जाता है। ठीक है, जो बच्चे का क्या रहेगा, वास्तविक आयु, इसी को हम क्या बोलते हैं, कालानुक्रम आयु भी बोलते हैं। उनके काल के अकॉर्डिंग जी जितने वर्ष हो गया उनको जी, मतलब जन्म लिए। ठीक, मेंटल एज मतलब उनकी मानसिक आयु। तो अब चलिए सूत्र में मान रखिए क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहले से हमको आईक्यू दिया गया है, तो आईक्यू कितना दिया है, 75 दिया गया है। ठीक है, एमए दिया है क्या, नहीं दिया है, इसी को हमको निकालना है। चलिए एक्स मान लेते हैं। सीए कितना दिया है हमारे पास, 16 दिया है क्या, चलिए निकालते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, यहाँ पे यही से कटा दीजिए, 75 25 दिया 75, 25 चौक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद ये और कटेगा क्या, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा क्या, देखो दिया है क्या इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो ऐसे आप लोगों को क्या लिखना है, बुद्धि लब्धि को निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके बुद्धि लब्धि से। चलिए इसका आंसर बताएंगे अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक माइट अ पर्सन विथ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट लेवल, मतलब हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। चलिए आंसर करेंगे इसका। फिर इधर नीचे और आप लोगों के क्वेश्चन है लेवल का। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन इजी है, उसके बाद है आपके क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, तो आप लोगों ने देखा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार के, 8 प्रकार के क्या बताए थे, बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मनुष्य का जो बुद्धि है वो बहुत मतलब बहुआयामी प्रकार से क्या करता है, काम करता है। एक मनुष्य में सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं पाई जाती, अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। ठीक है, तो इन्होंने मुख्य रूप से कितने प्रकार की बुद्धि दिए थे, 8 प्रकार के। सभी को याद है ना, शारीरिक, फिर शाब्दिक, उसके बाद और कौन कौन से दिए थे, स्थानिक बुद्धि दिए थे, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, ये सबको आप लोगों को याद रखना, मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में बात की गई है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि किनमें पाई जाएगी, चलिए बताइए। तो यहाँ पे दिया है ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सी बुद्धि हो जाएगी बताइए, संगीतात्मक बुद्धि, जिनमें कोई तबला वादक भी है, कोई गिटार वादक भी है, कोई आयरन भी बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है। ठीक, ये सब में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो आपके संगीतात्मक बुद्धि। ये कौन सी बुद्धि है, तो संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ये हो सकता है क्या, बिल्कुल तार्किक बोला गया है तो यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे संगीत में दिया है। तो ये भी कौन सी बुद्धि हो जाएगी, संगीतात्मक हो जाएगी, क्योंकि आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यप्रक गुणों को उत्पन्न करने की, प्रशंसा करने की योग्यता, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, कि किसी को हम एक बार रास्ता दिखा दिए नया रायपुर का और बिल्कुल प्रॉपर उस रास्ते में वो क्या कर ले जाता है, एक बार में ले जाता है। मेरी तरह नहीं कि मैं बार बार और 10 बार हो गया जाते तब भी मैं उसको भूल जाती हूँ, तो मेरे में बिल्कुल भी स्थानिक बुद्धि नहीं है। ठीक है, भूल जाती हूँ मैं बार बार उस चीज को। तो स्थानिक बुद्धि किनमें होता है, जो एक बार रास्ते को देख करके वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है। जैसे आप लोग पायलट हो गए, ठीक है, और कौन कौन हो गए, जैसे ड्राइवर हो गए। तो ये सारे में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, दृश्य स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा आपका, पैटर्न को खोजने एवं तर्क करने की। तो चलिए इसका एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन आएंगे तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि के अंतर्गत, किनको किनको रखेंगे। एक मतलब एक ऐसा इंसान जिनमें चीजों को मतलब क्या करता है वो, जैसे वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक को भी बोल सकते हैं हम, और किनको बोल सकते हैं, गणितीय शास्त्री है उनको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और किनको बोल सकते हैं, हाँ इंजीनियर को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोग भी, उनमें भी तो गणितीय बुद्धि पाई जाएगी ना, तो उन लोग भी क्या है, तार्किक बुद्धि वाले। ठीक है, जो एकदम तर्क करते हैं ना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा फिर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है। चलिए अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए कौन सा हो जाएगा। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं संवेगात्मक है ये। ठीक है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, की संवेगात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो यहाँ पे
आध्यात्मिक तो होगा ही नहीं, यहाँ पे भी आध्यात्मिक है। सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व बुद्धि हमने देखा ही नहीं है, मतलब विकास, तो कौन सा हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, एक चारों विकास हमको बच्चों को क्या करना होता है, कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। बिल्कुल, जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़ोगे और जिस भी टॉपिक में आप लोगों को परिभाषाएं देखने को मिलेगी, बिल्कुल एक बार उनको करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा था परिभाषाएं नए तरीके से पूछा गया था, ठीक है। मतलब जो पहले से हम लोगों को पता है वो परिभाषा को नहीं दिए थे, कुछ अलग ही परिभाषा दिए थे, मतलब ढूंढ ढांड के कहाँ से दिए थे, मंगल ग्रह से लाके, ठीक है। तो बिल्कुल हर बार ऐसे नहीं करेंगे, तो बिल्कुल एक बार आप लोगों को परिभाषाओं को कनेक्ट कर करके आप लोगों को एक बार याद करके जाना है। तो चलिए बताइए, बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। कौन है ऐसे बोलने वाले? कुछ समय बाद, जैसे 1-2 महीना हो जाता है उसके बाद हम लोग बोलते हैं नहीं कि जैसे लड़का, मतलब वो बालक जो है वो बार बार क्या कर रहा है, अपने पैरों को ऐसे ऐसे क्या बॉक्सिंग कर रहा है, तो पक्का ये बॉक्सर बनेगा, है ना। ऐसे मतलब हम ही लोग उनको क्या कर देते, डिसाइड कर देते हैं कि नहीं, किसी चीज को एकदम ऐसे बहुत मतलब ऐसे करके वो पकड़ लेता है, तो बोलते हैं ना कि ये पक्का मतलब किसी चीज को एकदम जल्दी से पकड़ने वाला बनेगा, ऐसे करके। तो हम कहीं ना कहीं उनके बारे में क्या करते, भविष्यवाणी करने लग जाते। तो ऐसा बोलने वाले कौन थे? एडलर थे। नहीं पता था आप लोगों को? नहीं पता था? पता था ना? हाँ ठीक। अब चलिए बताइए, न्यूमैन का याद है आप लोगों को? किसी को बता सकते हो? अच्छा ये बताइए, ये परिभाषा जो है वो कौन से अवस्था का परिभाषा है? बाल्यावस्था का, कि शैशवावस्था का, कि किशोरावस्था का, किनका सा? चलिए बताइए, किनके लिए बोले हैं एडलर ने ऐसा? शैशवावस्था के लिए है, ठीक है। किनके लिए है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये परिभाषा किनके लिए है। शैशा शिशु के लिए है, शैशवावस्था के लिए है। और ये परिभाषा देने वाले कौन थे? एडलर थे। न्यूमैन ने क्या कहा था शैशवावस्था के बारे में? तो आपको याद रखना है न्यूमैन। तो न्यूमैन बोलते हैं कि जो शैशवावस्था है वो मतलब जो विकास है उनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है। मतलब जो शैशवावस्था को इन्होंने क्या माना है? महत्वपूर्ण अवस्था माना है, ठीक है। शैशवावस्था, ये बोलते हैं कि शैशवावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट में। चलिए, तो इन्होंने ये कहा न्यूमैन ने कि शैशवावस्था क्या है? एक महत्वपूर्ण अवस्था है। न्यूमैन नए अवस्था इन्होंने कहा है, महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि अगर शैशवावस्था नहीं आएगा तो बाल्यावस्था भी नहीं आएगा और किशोरावस्था भी नहीं आएगा, ठीक है। शैशवावस्था में ही एक बच्चा जो है अपना हर सारी चीजें बेस ये सब सारी चीजें क्लियर करता है। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है? महत्वपूर्ण अवस्था। की पॉइंट आपको याद रखना है न्यूमैन के बारे में, ठीक। वैलेंटाइन डे का याद होगा सभी को, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे बताती थी आप लोगों को, कनेक्ट करवाती थी। अभी जस्ट 14 फरवरी गया है, ठीक। मनाए भी होंगे कई लोग, आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग नहीं मनाते हैं ना। तो वैलेंटाइन डे मनाना मतलब क्या है? आदर्श। तो ये इन्होंने क्या कहा था कि शैशवावस्था क्या है? एक क्या था जी? हाँ, सीखने का आदर्श काल है, ठीक। सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। कैसे आदर्श काल है? क्योंकि देखिए, ये शैशवावस्था एक ऐसा चीज होता है जिसमें अगर आप इनको नैतिक विकास देते हो बच्चों को, मतलब कोई भी जो भी चीज आप सिखाते हो वो बच्चा जो है वो किस तरीके से सीख जाता है? एक आदर्श मतलब बालक के रूप में। हमेशा भाई अगर आप उनको अच्छी चीज सिखा रहे हो तो वो अच्छी चीज को ग्रहण करेगा, लेकिन उनके आसपास में अगर गंदी चीजें हैं तो उस चीज को जाहिर सी बात है वो धारण करेगा ही करेगा। तो यही जो सीखने का इनका काल होता है वो आदर्श काल होता है, ऐसा किन्होंने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। तो इसको कोई भूल ही नहीं सकता। फ्रायड ने कहा था कि शैशवावस्था मतलब एक बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो 5 वर्ष की उम्र तक बन जाता है, नहीं तो वो क्या बन जाएगा? फ्रॉड बन जाएगा। याद आया? बताई थी इसको मैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि एक बालक को जो कुछ भी बनना होता है, और ये 4 ही इंपॉर्टेंट है ना शैशवावस्था में, और नहीं है फिर ज्यादा। एडलर का, एक न्यूमैन का, वैलेंटाइन का इंपॉर्टेंट है, फ्रायड का भी इंपॉर्टेंट है, एडलर का भी पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको आप लोगों को याद रखना है। तो एक बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह
5 वर्ष की उम्र तक बन जाता है। ठीक है, वही है कि अगर आप उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो तो बिल्कुल बच्चा अच्छा बनेगा, लेकिन जैसे ही आप उनको गलत चीजें सिखा रहे हो या गलत संगत में है तो बच्चा कैसे बन जाता है, फ्रॉड बन जाता है। तो ऐसे करके अगर अच्छा सिखा रहे हो, बालक को जो कुछ भी बनना होता है 5 वर्ष में बन जाता है, नहीं तो वो क्या बन जाता है, फ्रॉड बन जाता है। ऐसे करके आप लोगों को कनेक्ट करके इसको क्या करना है, याद करना है। जैसे भी आप लोगों को याद कर पा रहे हो वैसे ही आप लोगों को कनेक्ट करके, लेकिन परिभाषाओं को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर की परिभाषा आपके आएंगे ही आएंगे, चाहे शिक्षक भर्ती में हो चाहे कोई भी एग्जाम में हो। ठीक है, और आप लोगों को एक अच्छी चीजें मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ एक डिसाइड किए हैं कि एक जैसे हमारे चैनल में, ठीक है, जो फर्स्ट चैनल था उसमें हौच पौच हो जाता था, CGPSC का भी, जितने भी व्यापम का एग्जाम है उसमें भी। तो हमने सोचा कि इनके लिए एक मतलब नए चैनल नहीं है, ये पहले से ही था, ठीक है, लेकिन इनको हमने क्या कर दिया, उजागर कर दिया। और इसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारे सेकंड चैनल है उसमें सिर्फ अब जितने भी CG व्यापम के क्या आएंगे, पोस्ट आएंगे, तो उसमें सिर्फ CG व्यापम के ही चीजों को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जैसे मंडी निरीक्षक का हो गया, परिवहन आरक्षक का, सहायक ग्रेड थी का, तो ये क्या रहेंगे, आपके CG व्यापम के लिए रहेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे जो नए चैनल है उनको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने भी नगर सेना का, पटवारी का, पुलिस भर्ती का, ये सब जो क्या है आपके कंटेंट है, ये सब इसी में जाने वाला है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोगों के लिए है। चलिए बताएंगे, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, कि समूह एवं खेलों में सहभागिता। बताएंगे इसमें से कि बाल्यावस्था की कौन सी क्वालिटी इसमें नहीं है। सब एप्स में मिल जाएगा आप लोगों को गणेशिया जी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल नीतू मैम ही पढ़ा रही है आप लोगों को CDP, ठीक है। चलिए, अभी एप्स में चल रहा है ना क्लास। चलिए बताइए इसमें कौन सी नहीं है बोला गया, तो कौन सा नहीं होगा, ठीक है, बी ऑप्शन, जिज्ञासा की कमी। इसमें और देख लेते हैं कुछ इनकी क्या है, क्वालिटीज है, विशेषता है जिसको बाल्यावस्था की जो पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अभिवृद्धि में स्थिरता एकदम बिल्कुल सही है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बाल्यावस्था में शारीरिक स्थिरता आ जाती है। ठीक है, मतलब इसमें जो बच्चे है वो कैसे होता है, बढ़ता नहीं है, नहीं घटता नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ये 2-3 साल के लिए एक स्थिर हो जाता है। ठीक है, इनका दिमाग भी ज्यादा काम करना बंद कर देता है और इनकी जो बॉडी है वो भी थोड़ा सा मतलब बढ़ना, वृद्धि करना, ग्रो करना क्या हो जाता है, थोड़ा स्थिर हो जाता है। तो इसी को क्या बोला गया, इसी कारण इनकी शारीरिक स्थिरता इसमें आ जाती है। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, एक हाँ, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं फिर, संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति, ठीक है, इनमें किसी भी चीज को संचय करने की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब मेरे पास जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीज रहे, मेरे पास कार भी होना चाहिए, है ना, और गुड़िया भी होनी चाहिए, डॉल भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज, जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उनके पास क्या होना चाहिए, खिलौना होना चाहिए, बहुत अलग अलग वैरायटी का। ठीक है, तो संचय प्रवृत्ति एक इनमें होगी। फिर जिज्ञासा की प्रबलता, ये बिल्कुल आप लोगों ने देखा। सामूहिकता की प्रबलता, बिल्कुल बच्चा जो है वो घर से बाहर निकला, आस पड़ोस में उनके दोस्त है तो उनको क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, दोस्त बनाना। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, गैंग एज भी बोला गया है और समूह की अवस्था भी बोला गया है। ठीक है, इसको गैंग एज बोला जाता है और इनकी जो क्वालिटी होती है वो कैसे होती है, हमेशा समूह में रहने की, तो समूह की अवस्था इसको बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, इसी अवस्था में एक बच्चे का नैतिक विकास भी होता है। ठीक है, और इसी अवस्था में एक बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है भाई, सामाजिक विकास आपको पूछा जाएगा कि कौन सी अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास और सामाजिक विकास होता है करके, तो आपको याद रखना है कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था में याद रखना है। ठीक है, फिर समूह की प्रबलता हो गया। हाँ, रुचियों में परिवर्तन, इनकी रुचियों में हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आप पूछोगे आज कि बेटा आपको क्या बनना है बड़े होकर, तो बोल देगा कि मुझे पुलिस बनना है। फिर कल आप पूछोगे उसको क्या बनना है, तो उसको टीचर बनना होता है। फिर परसों पूछोगे तो उसको पायलट बनना होता है। तो हमेशा उनकी रुचियों में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो कौन सा है ये, बाल्यावस्था ही है। ठीक है, और क्या होता है आपके यहाँ पे बता सकते हो क्या कोई? हाँ,
गंदी अवस्था भी हम इसी को बोलेंगे। गंदी अवस्था क्यों इसी को बोलेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि अगर नाक निकल रहा है तो निकलता रहता है, उनको कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, नाली वाले में जाके घुरवा घरवा में जाके वो खेलते रहता है, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं? गंदी अवस्था बोलते हैं। तो वो अवस्था का नाम है। मैं इसकी क्या बता रही थी? विशेषताएं बता रही थी, ठीक है, कि इसको संचय प्रवृत्ति में इसमें इसकी एक विशेषता है, समूह में हमेशा रहेंगे, नैतिक विकास है, सामाजिक विकास इसमें होता है, रुचियों में परिवर्तन होता है। लेकिन जो आप बोले ना, ये उनकी क्या हो जाएगी? गंदी अवस्था, ये नाम है गंदी अवस्था। किसको बोला जाता है? तो बाल्यावस्था को। अच्छा, आप लोग, एक क्वेश्चन आया था कि मिथ्या परिपक्वता का काल करिए, किसमें लगा के आए थे? बाल्यावस्था में। लेकिन किशोरावस्था आंसर लिया है उसका, तो कैसे करें? दावा पत्ती डाले उसमें, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में मैं खुद देखी और मैं खुद हमेशा बाल्यावस्था को ही मिथ्या परिपक्वता बताती हूँ, है ना, क्योंकि उसमें अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं और झूठ वूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं हमेशा। तो मिथ्या परिपक्वता का काल किशोरावस्था नहीं आएगा, बाल्यावस्था आएगा। तो दावा पत्ती डाले उसमें, मैं तो बोल रही थी डाल देने करके। हाँ, रॉस ने कहा था मिथ्या परिपक्वता का काल है ऐसे करके, ठीक है। गंदी अवस्था बोला जाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल बोला जाता है, बहुत सारे हैं। तो इसको यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग अवस्था से, क्योंकि आजकल एकदम अजीब अजीब अवस्था से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। कि आप पूछा गया था अभी कि शरीर और मस्तिष्क का अनुपात कितना होना चाहिए करके, ठीक है, तो डाले हो। जिनको भी ना मस्तिष्क का अगर भार पता रहेगा, ठीक है, शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है करके, तो बिल्कुल वहां से कनेक्ट करके सही डाल के आ रहा होगा, ठीक है। कितना होता है जब एक शिशु जन्म लेता है तो मस्तिष्क का भार कितना होता है? 270 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम नहीं, ग्राम करके बताई थी क्या आप लोगों को, ठीक है। तो उतना होता है क्या? कितना होता है? उतना ही तो होता है जी, ठीक है। फिर उसके बाद हड्डियों का भी 270 होता है जब बाल्यावस्था में आता है वो, तो ठीक है, नहीं बाल्यावस्था में ज्यादा हो जाता है ना, हाँ 250 मतलब 350 हो जाता है उसमें, ठीक है। तो अलग अलग होती है, तो ये सबको आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। तो अवस्था वाला से अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है। चलिए, एक और आ गया परिभाषा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपने चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन किन का है? टीचनर का, कुंड का, ये वुंट है, शायद वुंट है ये, ठीक है, वुडवर्थ का कि मैकडूगल का? चलिए बताइए किनका होगा? हाँ ठीक है गणेश जी, आप एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। जो अभी आपको नंबर मैंने बताया है ना, उसमें एक बार बात कर लीजिएगा कि कैसे नहीं डला है करके। देखो इसमें नंबर दिख रहा है क्या? हाँ, मैं नंबर आपको बता दे रही हूँ, इसमें आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा 6265097029, ठीक है। इसमें एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा कि कैसे मुझे नोट्स वगैरह नहीं दिख रहा है करके, तो बिल्कुल आपको हाँ मिल जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसमें बिल्कुल आप लोग एक बार कॉल करिएगा। चलिए देखते हैं कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे, बताइए कौन हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, फिर बन जाएगा आपसे। सबसे ज्यादा परिभाषा कौन देते हैं? वुडवर्ड देते हैं ना भाई। टीचनर का कम सुनते होंगे, मैकडूगल का भी बहुत कम सुनने को आपको मिलता होगा। मैकडूगल का एक है परिभाषा कौन सा, कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का क्या है? धनात्मक विज्ञान है, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये याद रहेगा। तो ये किन का है? मैकडूगल का। मैकडूगल को कैसे कनेक्ट करोगे? तो देखिए, आचरण और व्यवहार किन का होता है? हमेशा मनुष्य का ही तो होता है ना। तो मैकडूगल से ऐसे माइंड में नहीं आता कि मनुष्य ऐसे करके, मैकडूगल मनुष्य करके। तो ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है कि मैकडूगल ने क्या कहा था मनोविज्ञान के बारे में। बिल्कुल परिभाषा को एक बार अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से भी बहुत परिभाषा आते हैं मनोविज्ञान से। तो मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का धनात्मक क्या है? विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा था। तो बोलने वाले कौन हो जाएंगे? बिल्कुल वुडवर्थ हो जाएंगे। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। और आत्मा मतलब मनोविज्ञान को आत्मा देने वाले, आत्मा का विज्ञान बोलने वाले कौन थे? चलिए बताइए, भूल गए? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किन्होंने कहा था? हाँ दद्दा, ये क्या है? हाँ, आ से आत्मा, आ से अरस्तु। याद करवाई थी कि नहीं? कैसे भूल गए?
पूरा सीजीटेट का पेपर देख के इधर उधर हो गया है का माइंड, है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगता है ना, जो पढ़े थे इतना मर मर के, देखो आप लोग देखे होंगे कि अधिगम से भी बहुत कम क्वेश्चन आया था, जैसे स्किनर है, पावरलाइन है, वहां से एक ही नंबर का बस क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। पियाजे से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो शायद 2 ही नंबर का क्वेश्चन दिए थे क्या, 2 या 3 ही था, कम आया था। तो एकदम ना मतलब क्वेश्चन जैसे आना चाहिए ना उस पैटर्न में ना दे करके कुछ अलग ही, और अपने मन से मतलब 2-3 क्वेश्चन को तो ऐसे ही घुसा दिए थे। कथन कारण वाले ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें हम लोग दावापत्ती भी नहीं ठोक सकते, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक आंसर भी नहीं है क्या बताओ। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि ये गलत हो सकता है करके, लेकिन हमारे पास आंसर ही नहीं, तो कहाँ से हम लोग दावापत्ती ठोकेंगे बताओ। तो मंगेगे तो कैसे करोगे, इसी कारण हम लोग दावापत्ती नहीं उसमें दे पा रहे हैं ना, तो यही होता है। तो ये बोलने वाले कौन हो जाएंगे, वुडवर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे, आत्मा का विज्ञान बोलने वाले अरस्तु आए थे, भाई इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर अरस्तु ने आत्मा नहीं दिखा पाया मनोविज्ञान में, तो ये क्या हो गए, मतलब गलत साबित हो गए ना। इसको गलत कौन साबित करता है, पेम्पोलॉजी। कौन साबित करते हैं, पेम्पोलॉजी भी बोलते हैं या लॉजी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि आत्मा तो आप नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन मनोविज्ञान जो है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान जरूर है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये कौन बोलते हैं, पेम्पोलॉजी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान। सबसे पहले ये आया था, उसके बाद ये अरस्तु को कौन झुठलाता है, पेम्पोलॉजी। फिर तीसरे नंबर में कौन आता है, चेतना का विज्ञान बोलने वाले। चेतना कॉलेज की लड़की याद आ रहा है, कौन हो जाएंगे, कॉलेज के प्रोफेसर कौन थे, विलियम वुंड थे। तो विलियम वुंड ने क्या कहा था, इसमें विलियम वुंड भी लिया जाता है और कभी कभी विलियम जेम्स को भी लिया जाता है, लेकिन जेम्स ही इनके कौन थे, समर्थक थे, ठीक है। लेकिन आपको मानना किनको है, जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना करवाया था, किन्होंने करवाया था, विलियम वुंड ने 1879, याद है ना सभी को, ठीक है। तो वो कौन हो जाएंगे, विलियम वुंड हो जाएंगे। फिर चौथे नंबर में कौन आते हैं, ये सबको नकारते हैं, ये भी मन और मस्तिष्क का विज्ञान को नकार देते हैं, कौन, विलियम वुंड, मतलब जो विलियम वुंड है वो, और विलियम वुंड को भी कौन नकार देते हैं, चेतना का विज्ञान देते हैं। तो इसको कौन नकारते हैं, आपके वॉटसन, कौन हो जाएंगे, वॉटसन नकारेंगे। और ये क्या देते हैं लास्ट में, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो वह से वॉटसन, वार से व्यवहार का विज्ञान आप लोगों को याद रखना है, किसके संबंध में, मनोविज्ञान के संबंध में। और इनको अभी तक कोई भी झूठला नहीं पाया, कोई भी नकार नहीं पाया। इसी कारण हम आज भी मनोविज्ञान को किसके रूप में पढ़ रहे हैं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सही से बनते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग, आधुनिक नाम व्यवहार का विज्ञान। अगर आपको प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो आत्मा का विज्ञान बोलना है, ठीक है। और आत्मा का विज्ञान भी देने वाले कौन थे, अरस्तु थे, 16वीं सदी में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आ गया KLM वाले क्वेश्चन। चलिए बताइए, अब निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही क्रम में आप लोगों को चुनना है, ठीक है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान पेम्पोलॉजी, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है विलियम वुड, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश के भी उसको पढ़िएगा। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है विलियम जेम्स है, कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान देने वाले वॉटसन थे। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो सही कथन है उनको चुनना है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। हाँ बिल्कुल, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कि, अच्छा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किनको बोला जाता है, विलियम वुंड को बोला जाता है, ठीक है। जेम्स को भी लिया जाता है कभी कभी। आपको जेम्स और वुंड अगर दोनों दिया रहेगा तो आप लोग वुंड को लीजिएगा, क्योंकि जेम्स हमेशा उनके कौन थे, समर्थक थे, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका आंसर कौन कौन सा सही है बोला गया। तो मैंने भी क्या बताया, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, बिल्कुल। पेम्पोलॉजी किनको झुटलाया थे, आत्मा के विज्ञान बोलने वाले अरस्तु को, और पेम्पोलॉजी ने क्या कहा था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, विलियम वुंड ही थे, कॉलेज के प्रोफेसर। चेतना नाम की लड़की को देख करके उन्होंने मनोविज्ञान का नाम क्या रखा, चेतना का विज्ञान रखा, ठीक है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है बोलने वाले कौन थे, आ से आत्मा, आ से अरस्तु, नॉट विलियम जेम्स। तो कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है भाई, अरस्तु हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कौन हो जाएंगे, वॉटसन हो जाएंगे। तो एम, जिसमें भी एम रहेगा उसको ऐसे ही आप लोगों को काट देना है। अरे सब में एम है क्या, अरे इसमें भी एम है ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। आप लोगों को पता चल गया ना। चलिए
प्रिंटिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, अब बताएंगे। सही जोड़ी मिलाना है। चलिए, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनौतावाद, मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद। इधर इनके क्या दिए गए हैं, प्रवर्तक दिए गए हैं, तो प्रवर्तक के साथ उनको आपको क्या मिलानी है, सही जोड़ी मिलानी है। चलिए भाई, मैच द करेक्ट पेयर्स मिलाइए। चलिए, ए आ रहा है, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, विलियम वुंट ने मतलब जेम्स ने क्या किए थे, आलोचना किए थे। तो कभी कभी जेम्स भी लिया जाता है ना, इसी कारण मैं दोनों को आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन विलियम जेम्स और वुंट दोनों आएगा ना, नहीं वो उनके समर्थक थे ना, आलोचना उन्होंने नहीं किए थे, ठीक है वीरेंद्र जी। विलियम वुंट के समर्थक कौन थे, विलियम जेम्स थे, इसी कारण विलियम जेम्स को भी कभी कभी लिया जाता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आता है तो आप लोगों को क्या ले लेना है, विलियम वुंट लेना है, ठीक। चलिए, मिल रहा है एक आध, सी ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए, तो संरचनावादी कौन है भाई, विलियम वुंट है, ठीक है। प्रकार्यवादी कौन है, जॉन डीवी है। मानवतावादी कौन है, अब्राहम मैस्लो, जस्ट अभी हमने पढ़ा, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद कौन है, फ्रायड। इनको भी एक बार देख के जाइएगा, क्या पता अभी आप लोगों को मानवतावादी दे दिया, पिछले टाइम आप लोगों को मनोविश्लेषणवाद। जितने भी क्रम वाले आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, जितने भी पॉइंट क्रम वाले रहेंगे, छोड़ना मत उनको, जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को। अब देखिए हो ना, पूरा क्रम वाले ही ज्यादा पूछ रहे हैं भाई। सीडीपी तो सीडीपी यहाँ तक कि मैथ्स में भी पूरा आपको क्रम कैसे बोलना है, इंग्लिश में भी पूरा क्रम पूछा गया है, इतना खतरनाक टाइप से पूरा क्रम वाला पूछा जा रहा है। तो जितना ज्यादा हो सकता है, जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक एक उठाते हो, जैसे मनोविज्ञान का टॉपिक हो गया, ठीक है, तो मनोविज्ञान में क्रम में वो क्या पूछ सकते हैं, मनोवैज्ञानिकों का क्रम पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान देने वाले कौन है, इनको जमाओ ऐसे करके, ठीक है। फिर आप किसको, बाल विकास की अवस्था वाले जब आप क्या उठाते हो, टॉपिक उठाते हो, तो उसमें भी आप एक पूरा क्रम में ही करना है कि हर क्रम को बोल रही हूँ ना, ऐसे नहीं कि वो तो सबको पता है कि सबसे पहले शैशवावस्था आता है, मतलब गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। उसके अलावा बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, जैसे शैशवावस्था के बच्चे में क्या क्या करते हैं, बाल्यावस्था वाले बच्चे क्या क्या करते हैं, इसको आप लोगों को क्रम में पूरा क्या करते जाना है, ऐसे पढ़ते जाना है, ठीक है। रिलेट कर करके क्या करना है, पढ़ना है, तब आपसे क्रम वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे। क्योंकि स्पेशली आपको कोई भी क्रम वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, जो आप पढ़े रहोगे उन्हीं में से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सकेगा मैं क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगी जो क्रम वाला ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर किसमें दिख रहा है, समग्रवाद कौन हो जाएंगे, कोहलर हो जाएंगे, तो बिल्कुल सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के सुझाव को सही क्रम में जमाना है। चलिए बताइए, नई शिक्षा नीति के जो सुझाव है उसको सही क्रम में आप लोगों को जमाना है। प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को प्रीपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज। फिर मध्य स्कूली अवस्था, मिडिल स्कूल एजुकेशन, द्वितीयक अवस्था, सेकेंडरी स्टेज की बुनियादी अवस्था, फाउंडेशनल स्टेज, जमाना है इसको आप लोगों को। चलिए जमाइए। आपके ऑप्शन इतनी इजी है कि ऑप्शन देख के ही आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा हो सकता है करके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक बेसिक मीन्स बुनियादी, कि एक बच्चा जो है वो उनको हमको क्या करना है, 3 साल में ही अब स्कूल भेज देना है, उनकी बुनियादी शिक्षा को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है। बुनियादी शिक्षा बोल सकते हैं, इसी को मूल शिक्षा भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहला आता है आपका फाउंडेशनल स्टेज। इसको ना आपको कोई भी मंगल ग्रह से वर्ड ला के दे सकते हैं, तो बिल्कुल आपको इनको याद रखना है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका फाउंडेशनल स्टेज आता है, ठीक है। सबसे पहले कितना से कितना साल तक रहेगा, ये 3 से लेकर के 8 वर्ष तक रहेगा, जिसमें हम देखते हैं ना 5 + 3 + 3 + 4, ये नई शिक्षा नीति का क्या है, आधार है, ठीक। जिसमें 3 से 8 वर्ष तक रहेगा, जिसमें आप लोगों को कम से कम 5 साल तक बच्चा जो है वो क्या करेगा, स्कूली शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है। 3 साल में उसको हमको एडमिशन करना है। और ये कौन कौन से क्लास के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसमें बच्चा जो है वो नर्सरी, ठीक है, और क्या मतलब जो भी है, इसको बालवाड़ी हम बोल सकते हैं, PP1 बोल सकते हैं और PP2 बोल सकते हैं। ये 3 क्लास में जाने के बाद इसी में वो पहली क्लास भी पढ़ेगा, ठीक है, और इसी में वो दूसरी पढ़ेगा, पहली और दूसरी, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपरेटरी स्टेज होगा क्या,
ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेज हो जाएगा, जिसमें कितने से कितने वर्ष तक लेंगे, इसमें 3 वर्ष से हमको क्या करना है, बच्चे को एडमिशन करना है, तो 3 में 5 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 8, उसके बाद 8 हमने देखा था, 8 में हमको कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 11। तो 3 से 11 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी क्लास, तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। तीसरा कौन सा स्टेज हो जाएगा आपका, सेकेंडरी की मिडिल, सेकेंडरी होगा। ठीक है, सेकेंडरी पहले आएगा, उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है, मिडिल स्टेज आता है। हालांकि आप लोगों को लगेगा कि पूर्व माध्यमिक को हम लोग मिडिल बोलते तो यही होगा करके, लेकिन ये नहीं होगा, सेकेंडरी स्टेज आपका पहला आता है। ठीक है, कौन सा, द्वितीयक अवस्था। और ये मध्य स्कूली शिक्षा जो है वो आपका पूरा 9वीं से लेकर 12वीं तक का रहेगा। ठीक है, भूल गए थे क्या, भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्टेज कौन सा हो जाएगा आपका, ये तीसरी अवस्था आएगी, जिसमें कितना से कितना लेंगे, 11 वर्ष तक हमने छोड़ा था, 11 में कितना जोड़ेंगे, फिर से 3 वर्ष जोड़ेंगे, तो 11 से लेकर के कितने वर्ष तक के बच्चे, 14 आएगा ना। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपका 6वीं, 7वीं और 8वीं के मतलब 8वीं कक्षा तक के इनमें शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे। ठीक, उसके बाद लास्ट कौन सा बचा आपका, मिडिल स्टेज। ठीक है, तो ये कहाँ से आ जाएगा आपका, इसमें फिर से हम कहाँ तक छोड़े थे, 14 वर्ष तक, तो 14 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 होगा क्या, 18 वर्ष। ठीक है, 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे, और इसमें 9वीं से लेकर के 12वीं तक इनका जो शिक्षा है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा सही होगा, तो 4 वाला ही सही होगा, ये तो कट जाएगा आपका। अब 4 में भी देखना है आपको कौन सा, चौथा, ये पहला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक वाला है क्या, हाँ ये दोनों में दिया है। ठीक है, ये कट जाएगा फिर कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक अवस्था हो गई क्या, ये तीसरा वाला, ये तो सी ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किशोरावस्था की विशेषता नहीं है बोला गया, चलिए बताइए। अपराध और तूफान की अवस्था, संघर्ष प्रवृत्ति का नाजुक समय, जीवन का अनोखा काल, टोली एवं समूह की अवस्था बताएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल मंजू जी, सेकेंडरी स्टेज सबसे क्या होता है, लास्ट होता है। ठीक है, हाँ चलिए बताएंगे इसका आंसर, सी ऑप्शन। इसमें ठीक तो है ना, सेकेंडरी तीसरा है ना कि चौथा होगा, सेकेंडरी चौथा है, मिडिल तीसरा है। एक मिनट ना, इसमें कैसे दिया है यार, मूलभूत, फिर पूर्व, प्रारंभिक, मध्य चरण, प्यारा से, हिंदी भी ना अलग अलग दिया होता है, इसी कारण है। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, इसमें मध्य चरण दिया है ना, इसी कारण, हाँ ठीक है ना। तो ये इसको ना इसमें लेना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब सेकेंडरी स्टेज आपका क्या आ जाएगा, ये चौथा होगा आपका, है ना। तो ये वाला आंसर सही होगा क्या, बी ऑप्शन सही होगा। हाँ ठीक 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 है। अच्छा, उसमें एकदम प्योर हिंदी में दे दिया है, इसी कारण है। ठीक ठीक, इसमें आप लोगों को रखना है, ये सेकेंडरी जो स्टेज है वो क्या आएगा आपका, 4th स्टेज रहेगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ ठीक ठीक, तो इसमें आप लोगों को तीसरा लेना है, मिडिल स्टेज को, हाँ मिडिल करके याद रखना है। ठीक है, मिडिल करके तीसरा स्टेज याद रखना है, उसके बाद सेकेंडरी जो है आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। चलिए अब इसको बनाइए, कौन सा होगा, किशोरावस्था की विशेषता यहाँ पे नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करना है, नहीं है करके। अब बताइए, चलिए हाँ हाँ ठीक है नीरज जी, बी होगा। ठीक, चलिए तो एक तो ये अपराध प्रवृत्ति का क्या है, नाजुक समय होता है। ठीक है, संघर्ष प्रवृत्ति का नाजुक समय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब तूफान, दबाव, तनाव की अवस्था बोलते हैं। किन्होंने कहा था ऐसा,
स्टेनले हॉल ने, उनको किशोरावस्था के जनक भी बोला जाता है। ठीक है, जीवन का अनोखा अवस्था है क्या कि टोली एवं समूह की अवस्था है, बताइए ये भी सही है क्या? नहीं है। जीवन की अनोखी अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो आपकी बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, बाल्यावस्था हो जाएगी। उसके बाद आपकी टोली और समूह की अवस्था भी कौन सी अवस्था होगी? बाल्यावस्था। तो इसमें दिया है क्या? केवल के और एल करके बिल्कुल दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अच्छा नहीं है दिया है, ठीक 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 है, तो कौन सा नहीं है? हाँ, एम और एन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है भाई, जो भी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को एप्स में बहुत सारी वैरायटी के साथ आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड, कोर्स वैलिडिटी 6 मंथ के लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में कौन सी अवस्था शामिल नहीं है बोला गया? नहीं है, चलिए बताइए। संवेदिक गामक, पूर्व पारंपरिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था? चलिए बताइए कौन सा नहीं है? हाँ गुड, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को, इतना मारू ना पंखा से लटकाऊं सब झला, जितना बैठो उतना झल्ला। सांवेगिक आत्मक अवस्था ये पहली अवस्था है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है हमारा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है क्या? पारंपरिक कहाँ से होगा? पारंपरिक नैतिक विकास वाला में होता है, इसी को तो आप लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो यही आपका गलत होगा। उसके बाद औपचारिक ये तो है, चौथा स्टेज होता है ये ठोस अवस्था, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं कि नहीं? फिर कैसे बोल दिए, इसी का मैं बोलती हूँ बार बार। अंग्रेजी को देखिए आप लोग, कॉन्क्रीट दिया है, फॉर्मल दिया है, लेकिन यहाँ पे प्री कन्वेंशनल दिया है, ना कि प्री ऑपरेशनल दिया है। ठीक है, इसमें ऑपरेशनल होता है ना, इसमें कन्वेंशनल दिया है, तो आपका बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आपके क्रम में हो जाएंगे, तो सभी को याद है नहीं है? बताना पड़ेगा क्या इसको? संवेदी पेशी अवस्था, एज बताइए, चलिए एज बस को बता दीजिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक में कितना देते हैं? 2 से 7 वर्ष लेते हैं। ठोस में कितना लेते हैं? 7 से 11 वर्ष लेते हैं। उसके बाद 11 से लेकर के 18 या 15 भी लिया जाता है। तो एज को भी आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। हर बार इसको सीक्वेंस में, अभी भी सीक्वेंस में ही पूछा गया था क्या? इसको सीक्वेंस में हर बार इसको पूछा जाता है, तो 1 नंबर तो वैसे ही आप लोगों को मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बच्चे समस्या का समाधान करते समय निम्नलिखित सोपान क्रम से गुजरते हैं। चलिए व्यापम वाले क्वेश्चन आ गए ये भी। परिभाषित व प्रस्तुत करना, समस्या को पहचानना, व्यू रचनाओं का अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना कि व्यू रचनाओं पर क्रियान्वयन? चलिए बताइए। हाँ क्या हो गया? अच्छा लग रहा है ना देख के? व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं ऐसा वाला। चलिए, तो अब नहीं डर लगेगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ हाँ ठीक, चलिए बताइए। 13 का बी होगा मैम। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आज एमसीक्यू कर लेते हैं, कल से देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, चलिए आ रहा है समझ में? तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को समस्या दिया कोई भी, ठीक, इस समस्या का आप लोगों को क्या करना है? समाधान निकालना है करके। तो सबसे पहले समस्या क्या है पहचानोगी नहीं, तब तक उस समस्या का समाधान आप लोग कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है जी? समस्या को पहचानना। अब समस्या को हम पहचान गए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उनकी परिभाषा निकालेंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे। प्रेजेंट कैसे करना है, परिभाषा कैसे कैसे होना चाहिए, लिखने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, ये सबको हम तैयारी करेंगे। तो ये हमारी दूसरी तैयारी की अवस्था होगी। ठीक है, सबसे पहले उनको पहचानना, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, परिभाषा उनका क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। अब उसके बाद बताइए, व्यू रचनाओं मतलब जो स्ट्रेटजीज होती है उनका आप लोग क्रियान्वयन पहले करोगे कि उनका अन्वेषण पहले करोगे? ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनका आप लोगों को क्या करना है? एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, सबसे पहले आप उनका क्या करोगे? अन्वेषण करोगे। ठीक है, क्रियान्वयन से पहले आप क्या करोगे? अन्वेषण करोगे कि मैंने जो भी मतलब जो आंसर है वो सही साठ है कि नहीं, ठीक है, उस पर लागू हो रहा है कि नहीं। तो आप उनका क्या करोगे? यहाँ पे
अन्वेषण करोगे, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको क्रियान्वयन करो। फिर लास्ट में जहां पे भी एम दिखता है और जहां पे भी आपको समस्या को पहचानना दिखता है, के और एम, देखो के सबसे पहले दिखना चाहिए और एम सबसे लास्ट में दिखना चाहिए। अब बहुत खतरनाक है, बहुत सारे में दिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब एक एक चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहीं पे आप लोग फंसोगे, ठीक। अन्वेषण पहले है कि क्रियान्वयन पहले है करके, और ऐसे ही देते हैं नहीं व्यापम क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ना बार बार अब इस चीज को आप लोग बनाओगे ना तो वहां पे डर नहीं लगेगा फिर, ठीक है। अब चलिए बनाइए, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे के है, यहाँ पे एल पहले दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे पास एल नहीं आएगा, अन्वेषण को हम पहले लेंगे, तो अन्वेषण ही तो होगा क्या, हाँ यही तो होगा, ठीक है। जे हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा, अच्छा इसमें के पहले है, ठीक ठीक, तो ये नहीं होगा, कौन सा होगा, डी होगा ना, ठीक ठीक, के पहले है, ठीक, ये आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक। हाँ हाँ, गुड गुड, ऐसे क्वेश्चन ही लाए मैम जी, ठीक है वीरेन जी, ऐसे ही क्वेश्चंस ला के आप लोगों को चकाचौंध करना है, ठीक है। चलो हो गया, इतना ही क्वेश्चंस था आज, थोड़ा सा डेमो था, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को लाना है ना। चलिए मैं आप लोगों को पूछना चाह रही थी कि आप कैसे करना है बताइए, कि इसको ऐसे टॉपिक वाइज करना है कि ऐसे मिक्स क्वेश्चंस करें, टॉपिक वाइज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए कोशिश करती हूँ, कल अगर हो पाएगा मेरे से तो मैं टॉपिक वाइज लाऊंगी, नहीं तो कल बस और मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज पूरा करेंगे, ठीक है। वो पूरा टॉपिक भी कवर होते जाएगा, उस टॉपिक से, हर टॉपिक से हम पूरा क्रम में ही जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलेगा। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, फिर चलिए इसके बाद देखिए कौन सा क्लास है, बिल्कुल आप लोग अटेंड करिएगा। हाँ चलिए, सबका आ रहा है टॉपिक वाइज करके, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए आए होंगे तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, थैंक यू सभी को।